तो दोस्तों, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। सो गाइस, आप परमाणु की संरचना इसका पार्ट 1 मेरे साथ देख चुके हो, जिसमें कि हमने दो मॉडल देखे थे। एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और दूसरा दोस्त ने कौन सा देखा था, और दूसरा जो हमने मॉडल देखा था वो था हमारा टॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, टॉमसन जो कि हमारे जे थॉमसन, जिनको कि हमारा इलेक्ट्रॉन का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, इनका हमने परमाणु मॉडल पढ़ा था। इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारे परमाणु क्या होता है कि धनावेशित गोलों से मिलके बना होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके अंदर धंसे होते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक डायग्राम भी हमने इनका देखा था, अगर आपको याद हो तो ये वाला हमने डायग्राम भी देखा था। और इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसमें क्या हमने किया था कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा क्या होते हैं, बहुत छोटे से कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। ये हमने यहाँ पे ये डायग्राम से समझा था। ठीक है, ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, ये वाला आप रदरफोर्ड वाला पक्का याद कर लें। और इसके बाद हमने जो पढ़ना है आज, ये पढ़ना है हमने बोर का परमाणुविक मॉडल। ठीक है, तो जब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां आ गई थी, हमने कमियां भी कल वाली में पढ़ी थी, यहाँ पे भी आपको कमियां आप देख सकते हैं। तो इन जब कमियों को हमने दूर करने की सोची, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे उभर कर आए वो व्यक्ति थे नील बोर्स। कौन थे? नील्स बोर। ठीक है, तो नील्स बोर ने क्या किया कि परमाणु की संरचना के बारे में कुछ अपने अवधारणाएं दी। इन अवधारणाओं को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अवधारणा दी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इन्होंने बताया, ठीक है, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, कुछ निश्चित ही कक्षाओं में क्या करेगा, चक्कर लगाता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं, विविक्त कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विविक्त कक्षा कहते हैं। और दूसरी जो इन्होंने चीज़ बताई वो बताई, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा क्या होती है, जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है, इस कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो उनकी जो ऊर्जा होगी, ठीक है, जो उनकी ऊर्जा होगी वो क्या होगी, विकिरण नहीं होगी, यानी जो उनकी ऊर्जा होगी वो क्या, कम नहीं होगी। ठीक है, और इन कक्षाओं या कोषों की ऊर्जा स्तर को कहते हैं, इनको जो हमारा कक्षा, इन कक्षाओं को क्या कहते हैं हम, ऊर्जा का स्तर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने फिर अपना जो परमाणु मॉडल दिया, तो इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हमको समझाया कि जो हमारा परमाणु है इसमें जो ऊर्जा का स्तर है वो किस लेवल पे पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो बीच में होगा वो तो हमारा क्या होगा, नाभिक होगा। जो इसके बाहर का गोला होगा वो क्या होगा, हमारा कक्ष के, यानी इस कक्ष को हम बोलेंगे के, और यहाँ पे क्या होगा हमारा N1 2 3, ये यानी हमने इन्होंने क्या किया, सीरीज बांट दी 1 2 3 4 करके। ठीक है, तो के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, और किस इलेक्ट्रॉन में कितने हमारे, सॉरी, किस, ये जो हमारा कक्ष है, किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे। और जहाँ जो यहाँ पे कक्षाएं हैं ये क्या होंगी कि हमारी के, एल, एम, एन ऐसे आगे को बढ़ती रहेंगी। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे एन, एन की जगह पे हम 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे, और जो हमारा एन शुरू होगा वो कहाँ से होगा, 1 से शुरू होगा, और जहाँ तक हमारी कक्षा, अंतिम कक्षा होगी वहाँ पे तक जाके ख़त्म होगा। ठीक है, तो यहाँ से तो हमको परमाणु के बारे में तो पता चल गया, लेकिन जो न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो अब ये भी देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन की जो खोज हुई वो किस प्रकार हुई। ठीक है, तो क्या था कि 1932 में जे चैडविक, कौन, जे चैडविक ने एक अपरमाणु कण, ठीक है, एक क्या खोजा, एक अपरमाणु कण खोज निकाला, जो कि आवेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। जिसमें क्या था कि जो आवेशित था और जो कि जो भार में था वो किसके बराबर था, प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा, न्यूट्रॉन पड़ा। ठीक है, जो इसका उन्होंने नाम रखा वो न्यूट्रॉन रखा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिकों में होते हैं, यानी सभी परमाणु के नाभिक में हमारे न्यूट्रॉन जरूर होंगे, किसके अलावा, हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, हाइड्रोजन में हमारा नाभिक नहीं होता है, ये चीज़ भी आप याद रखें। और सामान्यतः न्यूट्रॉन को किससे दर्शाते हैं, एन से। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो साइन होता है वो क्या होता है, स्मॉल एन। परमाणु द्वारा द्रव्यमान, परमाणु का जो द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। जो परमाणु का द्रव्यमान है, भार है, वो क्या है, नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगी उनके द्रव्यमान का योग, यानी अगर हम
हमने पहले पढ़ा है कि प्रोटॉन को हम p लिखते हैं और न्यूट्रॉन को हम क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। तो p प्लस n करेंगे, जो हमारा योग आएगा वो क्या होगा, हमारा परमाणु का द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है। और अब हम ये देखते हैं कि जो विभिन्न कक्षाएं हैं हमारी, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं k l m n आपने पढ़ा था, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वितरित कैसे होते हैं। ठीक है, ये हम सीखते हैं अब। तो परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए क्या किया कि बोर और बरी ने कुछ नियम क्या किए, हमारे प्रस्तुत किए। तो यहाँ पे हमारे दो वैज्ञानिक हैं, इनका नाम स्पेशली आता है। सबसे पहले हमारे बोर और दूसरा है हमारा बरी। ठीक है, इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, यानी किसी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2n का स्क्वायर। ये आप जरूर याद रखें, कितनी होगी, 2n का स्क्वायर। ठीक है। और जहाँ पे कि हमारा जो n है वो n क्या है, कक्षा की संख्या, यानी वो कौन सी कक्षा है, वो l है तो k है तो 1 और l है तो 2। ठीक है, ऐसे जो हमने अभी संख्या पढ़ी, k का 1 हो गया, l का 2, m का 3 और n का 4, ऐसे। ठीक है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या पहले कक्ष, जो हमारा पहले कक्ष या कोष, के कोष में, ठीक है, जो हमारा पहला कक्ष होगा, पहला कक्ष कौन सा होता है, के कोष में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2। अब n कितना है हमारा, 1 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2n स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला क्या है, 2n स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने n का स्क्वायर डाला, तो n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरे कक्ष में देखो, दूसरे कक्ष में जो l कक्ष है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। अब दूसरा हमारा l पे हमारा n का मान हमने अभी देखा था कितना है, 2 है, याद है ना आपको, जो हमने पढ़ा था k l m n सबका, जो हमने अभी यहाँ पे देखा था। लो यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि करके k का कितना है, 1 है, l का 2, m का 3, n का 4, ऐसे जो हमने देखा था, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद l कोस में कितनी होगी, तो l कोस में हमारे 2 का हमने स्क्वायर किया था, इंटू 2 किया था, तो 8 हो जाएगी। और m में कितनी होगी दोस्तों, m में होगी 18। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n, स्मॉल n हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 3 3 9, और 9 गुणा 2 दूना 18। ठीक है, तो तीसरे कोस में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो हमारा चौथा कोस है, तो चौथे कोस में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 32। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32। ठीक है, और यहाँ पे आप थोड़ा स्ट्रक्चर्स देख लो कुछ हमारे जो तत्व हैं इनके। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए इस पे क्या है, एक ही कक्षक है। ठीक है, और हीलियम में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अभी हमने फॉर्मूले से पढ़ा था कि जो हमारा पहला कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, लिथियम, यहाँ पे अब आप सभी के देखना, और यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करोगे कि जो पहला हमारा, यानी पहला जो हमारा कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप सारे जितने भी हमको तत्व दे रखे हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि पहले में क्या है कि हमारे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे में कितने आ सकते हैं, 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। ठीक है, और इस प्रकार आप इनका स्ट्रक्चर बनाना सीखें कि इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है। हम क्या करते हैं कि इनको इसी हिसाब से व्यवस्थित करते हैं, किस हिसाब से, जो हमने अभी ये पढ़ा, 2, 8, 18, 32, इस अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो सबसे बाहरी कोष है, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। यानी जो हमारा बाहरी कोष होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। किसी परमाणु में दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उसमें क्या है, पहले भीतर वाली कक्षा पूर्ण रूप से भरी ना हो। यानी बाहर वाली कक्षा में तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा जब तक कि अंदर वाली कक्षा हमारी पूर्ण रूप से भरी ना हो। इसे स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं, कक्षाएं क्रमानुसार भरी जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारी जो भी हमारी कक्षक भरे जाएंगे, कक्षाएं भरी जाएंगी, वो क्या होगी, क्रम के अनुसार भरेंगी, यानी छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, संयोजकता, संयोजकता देखते हैं दोस्तों। अब संयोजकता क्या होता है, तो संयोजकता जो हमारी होती है वो होती है कि किसी जो हमारा तत्व है उसके जो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, जो हमारा अभिक्रिया करने के लिए, हम ये देखेंगे कि अभिक्रिया करने के लिए इलेक्ट्रॉन, यानी जो हमारा तत्व है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। ठीक है, अब संयोजकता का चार्ट है, ये चार्ट हम देख लेते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि क्या होती है संयोजकता।
हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो और बाहरी कक्षक पूरा करने के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 8 चाहिए होंगे। अभी हमने पढ़ा। लेकिन इसका जो कक्षक है ये क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास तो, लेकिन ये इसको एक और लेना होगा, इसलिए इस पर क्या लगेगा, इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हीलियम के, अब यहाँ पे हम हीलियम का बनाते हैं He का, तो हीलियम के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो बाहर का कक्षक है, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है। अब इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि बाहरी कोश में हमारे 2 हो सकते हैं, उसके बाद 8 हो सकते हैं, लेकिन 2 वाला फुल है इसलिए नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिथियम के पास कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले में तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। अब बाहर वाला जो कोष बचा इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो अब आप यहाँ पे खुद ही बताओ कि इसमें से आसान कौन सा काम होगा। यहाँ पे उधार देगा किसी को 7, या किसी से लेगा 7 उधार, या किसी को देगा 7 उधार, 1 उधार। तो ये क्या करेगा, 1 उधार दे देगा किसी को, ठीक है। अगर ये किसी को 1 उधार देगा तो इस पर प्लस चार्ज लग जाएगा। और ऐसा ही हमारा बेरिलियम, बोरॉन, ये दोनों तत्व हमारा सेम चीज़ें करती हैं, जबकि कार्बन के साथ ऐसा नहीं होता है। कार्बन एक अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम कार्बन और उसके अपरूप सब देखेंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन हमारा +4 और -4। +4 -4 क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या था कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर क्या लगा, प्लस चार्ज लग गया, ठीक है। और यहाँ पे इसने 2 दिए तो इस पर 2 प्लस लग जाएगा, इसने 3 दिए तो इस पर 3 प्लस लग जाएगा। और यहाँ पे 4 है, ये 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। क्यों, क्योंकि हमको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, तो यहाँ पे इसके लिए दोनों जो रास्ते हैं, यानी ये 4 कदम आगे जाए या 4 कदम पीछे जाए, बराबर ही होगा इसके लिए। इसलिए क्या करता है, दोनों बैलेंसेस रखता है अपने पास। इसके बाद जो हमारा तत्व है नाइट्रोजन, ये क्या करता है, 3- होता है इस पर। क्यों होता है 3-, क्योंकि ये इसके पास जो बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष है इसका, इसमें बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 7। तो अब इसको, चलो हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे ये है हमारा नाइट्रोजन, तो यहाँ पे तो 2 आ गए पहले कोष में। इसके बाद अगले वाले में कितने चाहिए हमको, 8 चाहिए, ठीक है। और इसकी जो हमारी परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। तो इसमें हम डाल देते हैं, 2 हमने डाल दिया। अब कितने बचे हमारे पास, 5 बचे हैं, 1 2 3 4 5। और हमको अब कितने चाहिए, इसमें 3 और चाहिए। तो 3 ये क्या करेगा, लेगा। अब इसके लिए आप खुद ही बताओ, 5 देना आसान होगा या 3 लेना आसान होगा। 5 देना आसान नहीं होगा, क्योंकि 5 देने में इसको ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी और 3 लेने में इसको कम पावर खर्च करनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, 3 लेगा, इसलिए इस पर माइनस चार्ज लग जाएगा। और इसी तरह आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे करते हैं दोस्तों वीडियो को समाप्त। अगले जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम ये पढ़ेंगे कि परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या हम पढ़ेंगे, समस्थानिक क्या होते हैं, ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।